ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम विश्लेषण कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की विभिन्न विधानसभाओं का सिलसिलेवार हम चल रहे हैं। पहले बात हमने की महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी की, अब बात करते हैं नारनौल विधानसभा क्षेत्र की। नारनौल विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यहां कांग्रेस पार्टी 4 बार जीती है तो 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीते हैं। फिलहाल यहां पर राव नरेंद्र सिंह विधायक हैं जो हजका के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस को समर्थन दे दिया और स्वास्थ्य मंत्री बन गए। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है तो इनेलो ने कमलेश सैनी को टिकट दिया है। बीजेपी ने ओम प्रकाश एडीओ को टिकट दिया है जो राव इंद्रजीत के समर्थक माने जाते हैं और उन्हीं के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। हजका ने रोशनलाल यादव को टिकट दिया है। कुल 1,60,000 मतदाता यहां पर हैं, जिनमें 45,000 के करीब अहीर वोटर और 25,000 के करीब ब्राह्मण और सैनी वोटर भी हैं। बाकी जातियां भी अपना मिला जुला सा प्रभाव रखती हैं। एक दिलचस्प बात यहां पर यह है कि नांगल चौधरी से इनेलो के वर्तमान विधायक राव बहादुर सिंह के जमाई संदीप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं नारनौल विधानसभा क्षेत्र से। यह भी देखने वाली बात होगी कितना असर इसका रहता है। जगवीर जी, ये एक यहाँ पर दिलचस्प सा, अच्छा, बहादुर सिंह जी को, क्योंकि नांगल चौधरी से वो सिटिंग एमएलए हैं, वहां से उनको भेजा गया पहले महेंद्रगढ़, वहां से उनको हटा करके और किसी को उम्मीदवार बनाया गया। अब वो वापस अगर नांगल चौधरी जाते हैं तो वहां पे किसी और को टिकट, कमलेश सैनी को इन्होंने टिकट दे दिया। अब स्थिति उनकी ये है कि यहाँ से उन्होंने अपने जमाई को निर्दलीय चुनाव में उतार दिया। देखिए, अगर पूरे इसके लोकसभा क्षेत्र जो महेंद्रगढ़ भिवानी है इसकी अगर चर्चा करें तो नारनौल एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो टोटली अनसर्टेन है। राव नरेंद्र सिंह यहाँ से एमएलए बने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, जबकि ये 2009 की बात मैं कर रहा हूँ, और जबकि ये लगता था कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार या कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी नारनौल के लोगों ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता दिया। भले ही बाद में वो कांग्रेस ही हो गए और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है और स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन उनके लिए बहुत टफ फाइट है ये, उनके लिए आसान नहीं होगा जितना। भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में रहेगी, जो कि राव बहादुर सिंह के जो दामाद हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, यादव हैं, और यादव तकरीबन मेजोरिटी में यहाँ हैं। बाकी जो जातियां हैं, अलग अलग जातियां, ये एक कंबाइंड क्षेत्र इसको आप देख सकते हैं नारनौल को। तो ये एक टोटली अनसर्टेन, इसको मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी, लोकदल का उम्मीदवार भी और कांग्रेस का उम्मीदवार भी और निर्दलीय भी, ये मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होने वाला है। हालांकि पूरे चुनाव में ही जो हरियाणा में जो हो रहा है इसमें मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हैं और विनिंग मार्जिन बहुत नैरो होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। और नारनौल पे कोई भी प्रत्याशी, इवन सपड़ा साहब या चौधरी धर्मपाल मकड़ोली जी भी दावा नहीं कर सकते कि हम आज जीत रहे हैं। अब चुनाव प्रचार होगा, 13-14 दिन है। चौधरी साहब तो दावा करेंगे, चौधरी साहब दावा करेंगे, सपड़ा साहब भी दावा करेंगे, लेकिन नारनौल में कोई भी उम्मीदवार मुझे नहीं लगता कि विनिंग पोजीशन में है। अब 14-15 दिन हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने काम भी करवाए, लेकिन छवि उनकी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ठीक नहीं रही, लोगों के बीच आना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका वो परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ। और मुझे लगता है कि राव नरेंद्र सिंह के लिए ये जो सीट बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है फाइट में आ जाए, चौधरी साहब भी फाइट में आ जाए, लेकिन क्योंकि एक जो आपने बताया राव जो बहादुर सिंह हैं, उनके जो दामाद हैं, वो मेरे ख्याल से लोक दल की जो परंपरागत वोट बैंक है उसमें कितना सेंध लगा पाते हैं, तो सपड़ा साहब मेरे ख्याल से वहां विनिंग पोजीशन में आ सकते हैं अगर वो सेंध लगा पाते हैं तो इसमें। चलिए धर्मपाल जी, आपको क्या लगता है, बहादुर सिंह जी को टिकट तो नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने अपने दामाद को यहाँ से निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है, क्या नुकसान करने के लिए? बहादुर सिंह जी शायद नहीं खड़ा, क्या होगा, वो वैसे ही अपनी मर्जी, चलिए अपनी मर्जी से खड़े, लेकिन वो उनके साथ, हमने तो वहाँ टिकट कमलेश सैनी जी को दिया है। हाँ। और दूसरा ये है कि प्रचार के लिए जब हमारे शीर्ष नेता वहाँ जाएंगे, अभय सिंह चौटाला जी जाएंगे, हो सकता है चौटाला साहब भी वहाँ जाएं, तो अगर वो कोई इंडिपेंडेंट खड़ा भी है और हमारे किसी पुराने विधायक का रिश्तेदार भी है तो उसको भी हो सकता है हम शायद उसको मना के उसको बैठाने का भी काम करें। और जब प्रचार में हम कमलेश सैनी हमारी प्रत्याशी है पार्टी की तरफ से, तो उसको वो वहाँ ये हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी जो वोटें हैं वो परंपरागत वोटें हैं और कुछ छवि के ऊपर भी डिपेंड करती है। अच्छा, भानाराम जी की बेटी हैं वो, जो पहले पिछले चुनाव में हारे थे राव नरेंद्र से, हाँ जी, हाँ जी, अब क्योंकि बहादुर सिंह के दामाद भी चुनाव लड़, तो क्या लगता है आपको, वो इनेलो के पक्ष में प्रचार करेंगे या अपने दामाद के पक्ष में? अपने दामाद के पक्ष में जाते हैं तो सीधे इनेलो के खिलाफ, वाले के खिलाफ के तो प्रचार करेंगे नहीं, 100% हमारे। लेकिन आपको नहीं लगता कि टिकट उनको कहीं से नहीं मिला? इसका वो उनकी सहमति से टिकट उनको, वो खुद ही लड़ना चाहते थे। पार्लियामेंट की टिकट हमने दी थी उनको, ये थोड़ी हमने उनके ऊपर पूरा वो विश्वास था कि तभी उनको पार्लियामेंट की सीट दी थी और वो जीतने के लिए दी थी सीट। ये ठीक है, वही उस टाइम मोदी जी की लहर थी,
असर पड़ गया वहां उनके, वही रह गए। चलिए राकेश, आपको क्या लगता है? राव इंद्रजीत जी के समर्थक माने जाते हैं, उन्हीं के साथ कांग्रेस छोड़कर आए थे ओम प्रकाश, पहले एडीओ रहे हैं। नांगल चौधरी से ये टिकट चाह रहे थे लेकिन इनको दिया गया नारनौल से, और जो नारनौल से टिकट चाह रहे थे उनको नांगल चौधरी भेज दिया गया। ये स्थिति यहाँ पर ऐसी क्यों? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है और पार्टी का फैसला सभी परीक्षार्थियों को मंजूर होगा। और जहां तक इस सेगमेंट की बात है, पिछली बार जब धर्मवीर जी ने इस सेगमेंट पर 47,210 वोट लिए हैं और बहादुर सिंह जी को सिर्फ 17,843 वोट मिली थी जब लोकसभा के 2014 के जनरल इलेक्शन हुए। और पहले भी बीजेपी का इस सेगमेंट पर, इस विधानसभा पर जनाधार रहा है और पहले भी कैलाश चंद्र शर्मा जी हमारे यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। हाँ। और इस समय में, जिस समय में जैसे एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है और राव नरेंद्र सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए वहां पर कोई विकास नहीं करवा पाए और वहां पर सड़कें अब तक टूटी हुई हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री उस क्षेत्र का होते हुए। अच्छा, लेकिन एक और खास बात है, ओम प्रकाश जी को जब टिकट दिया गया था, बना लिया है। ओम प्रकाश जी को जब टिकट दिया गया था तो लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। इसमें नारनौल विधानसभा में सबसे ज्यादा विरोध हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, अगर किसी प्रत्याशी का हुआ। देखिए, मैंने आपसे आपके चैनल पे पहले भी कहा, ये एक मोमेंट्री होता है और जब भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन लड़ेगी तो सभी कैंडिडेट्स के साथ उनकी जो हमारा कैडर है, जो हमारे वहां के लोग हैं, वो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। कैलाश चंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक में तात्कालिक होता है, वो नाराजगी पूर्व विधायक कैलाश चंद शर्मा जी क्योंकि वो चाह रहे थे कि उन्हें यहाँ से टिकट मिले और पहले से ही वो अपना प्रचार भी इस तरीके से, लेकिन उनको नहीं मिला तो उसी दिन से उनके जो कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं। रामविलास जी का पुतला वहां अब आज की तारीख में वो हालात नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा वो तात्कालिक होता है, वो विरोध हुआ, लेकिन पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है वो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी की ही मदद करेगा। चलिए जोगेंद्र, आपको क्या लगता है, क्योंकि स्थिति यहाँ पर नारनौल में सबसे ज्यादा विरोध हुआ, अगर किसी प्रत्याशी का हुआ तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, यहाँ पर जो है वो यादव भले ही ज्यादा है, हाँ। लेकिन प्रतिशत में बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। 45,000 वोट हैं। हाँ। और यादव कई चुनाव में आ गए हैं प्रत्याशी, राव नरेंद्र आ गए हैं, राव इंद्रजीत के समर्थक आ गए हैं, और संदीप भी भले ही बहादुर सिंह जी के दामाद हैं। हाँ। लेकिन वो अगर वो नुकसान करेंगे तो कहीं ना कहीं यादव वोट में भी नुकसान करेंगे। हाँ। एक बात इसमें इनेलो की जो कमलेश सैनी है वो 25,000 वोट है सैनी की और 25,000 ब्राह्मणों की। आप किसी भी हल्के में देखिए, वहां पर जो ब्राह्मण की जो वोट डालने की जो सिस्टम है, जो वोट डालता है ब्राह्मण, वो जहां पर जाट बहुल्य है तो जाट और नॉन जाट में ब्राह्मण उसके साथ जाएगा। ठीक है। अगर कहीं अहिर बहुल्य है तो ब्राह्मण वहां अहिर के खिलाफ दूसरी जाति के साथ चला जाता है। ये हरियाणा की जो वोट डालने की जो परंपरागत चीजें रही है, मैं कोई सेटल प्रिंसिपल तो नहीं दे रहा हूँ, अब मैं कोई लेकिन इस तरीके से लेकिन ऐसा होता रहा है। जहाँ पे गुज्जर बहुल्य है वहां पे ब्राह्मण दूसरी जो गैर जाति है वहां पे उसके साथ चला जाता है। इनेलो की कमलेश सैनी को ये फायदा वहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन राव इंद्रजीत का इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव है। उनका करिश्मा अगर काम कर जाता है तो ओम प्रकाश डीओ को भी यहाँ पर हम कम नहीं आंक सकते हैं। और राव नरेंद्र जी के साथ जहाँ पे एंटी इनकम भी फैक्ट है, वहां कहीं ना कहीं पिछली बार हजगा के टिकट पे जो चुनाव लड़के और जिस ढंग से मतलब इन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी के साथ धोखा किया, जो बातें वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तो होती है। व्यक्तिगत वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के उस पर आती है, इसलिए राव नरेंद्र को तो वहां पे नुकसान हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राव नरेंद्र को नुकसान। हाँ। और यहाँ पे दो ही चीजों पे है कि राव इंद्रजीत का जादू कितना चलता है इस क्षेत्र में। अगर राव इंद्रजीत का जादू चल पाता है तो वहां पे कमल खिलेगा, अगर राव इंद्रजीत का जादू नहीं चलता है तो वहां पे चश्मा लगेगा। अच्छा, कैलाश चंद शर्मा जी के समर्थकों ने और कार्यकर्ताओं ने बहुत हंगामा किया था, क्या उसका लगता है कोई इफेक्ट अब रहेगा या फिर एक वो सिचुएशनली था, एक समय पे हो गया, अब नहीं? वो ज्यादा सा प्रभाव होता नहीं है। वो चीजें आप देखिए कि मतलब हर जगह पे विरोध होते हैं, विरोध शांत होते हैं। वो ऐसी स्थिति तो होती है अगर खुद चुनाव लड़ते हैं ना, अगर आदमी खुद चुनाव लड़ता है तो ज्यादा ट्रेवलिंग करता है, और जब वो चुनाव लड़ने की अपेक्षा वो कहता है कि दूसरे को वोट डालो, तो वहां पे पूर्ण रूप से मतलब स्थानांतरण वोट का करवा नहीं पाता है। तो ऐसे ही स्थिति में उनको कोई नुकसान ऐसा नहीं होगा। इतना बैंकर नुकसान हमें मतलब नहीं कह सकते कि इतना बैंकर नुकसान। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और इनेलो यहाँ पर दो ही फैक्टर है। राव इंद्रजीत का अगर पूर्ण रूप से वहां पे चल गया तो बीजेपी का कमल खिलेगा, मैं कह रहा हूँ। अगर राव इंद्रजीत का मतलब वहां पर नहीं चल पाया, प्रभाव किसी ढंग से कोई चीजें नहीं ट्रेवल हो पाई, तो इनेलो को सीधा सीधा फायदा मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी राय में। चलिए, यहाँ की भी नारनौल की जो बात की, इसमें इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा क्योंकि इनेलो से कमलेश सैनी है, ओम प्रकाश एडीओ भारतीय जनता पार्टी से,
इन दोनों के बीच यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की ओर बढ़ते हैं, रुख करते हैं अटेली का। अटेली में लगभग 1.5 लाख के करीब कुल मतदाता हैं, जिनमें अहीर वोटर सबसे ज्यादा हैं। कांग्रेस की वर्तमान विधायक अनीता यादव को एक बार फिर से टिकट मिला है, तो इनेलो ने सतबीर नौदाना को टिकट दिया है। बीजेपी ने यहां से संतोष यादव को टिकट दिया है और हजका ने नरेश यादव को टिकट दिया है। प्रदीप यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहां के भी समीकरण उसी तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जगबीर जी। और जो कास्ट फैक्टर की हम बार बार बात करते हैं, अहीर वोटर, अहीर वाली ये पूरा क्षेत्र है, ज्यादा प्रभाव उसी का रहता है। देखिए, इसमें अगर देखें जो सिटिंग एमएलए हैं अनीता यादव, वो सीपीएस भी है मेरे ख्याल से सरकार में, उनको रिपीट किया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मैं मानता हूँ उतारा है संतोष यादव के रूप में, और वो फाइट उनको कड़ी टक्कर मेरे ख्याल से दे रही है। जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें, जो उम्मीदवार इनके हैं सतबीर जी जो बताया है, वो कितना फाइट में फ्रेम आ पाएंगे वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि अनीता यादव लगातार से दूसरी बार यहाँ एमएलए बनी है और लोगों के टच में भी रही होंगी और हल्के को अच्छे से जानती भी हैं, वो मुकाबले में रहेंगी यहाँ। लेकिन संतोष यादव भी मेरे ख्याल से पहले लोकदल में की नेता रही है और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है और मेरे ख्याल से वो पदाधिकारी भी रही है पार्टी में और कहीं एमएलए भी ना रही हूँ, चुनाव हार गई थी, तो चुनाव का उनके पास पूरा अनुभव मेरे ख्याल से है। तो इलेक्ट्रल जो पॉलिटिक्स है उसमें ये दोनों कैंडिडेट, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका बड़ा अच्छा जनाधार है राज्य में और मेरे ख्याल से लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जैसे मोर साहब ने बताया, राव इंद्रजीत होने वाले हैं। मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव में भी, हालांकि सपड़ा साहब पूरे आंकड़ों के साथ आए हैं, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र के जो आंकड़े हैं, कितने परसेंट वोट मिला है, कितनी किसको मिला है, वो मेरे ख्याल से मायने नहीं रखते हैं इसमें। लेकिन इंद्रजीत का प्रभाव जैसे मोर साहब ने बताया वो होने वाला है। अगर इंद्रजीत जी पूरी मदद मन से करते हैं तो मेरे ख्याल से संतोष यादव सीट को लेने वाली है। राव इंद्रजीत जी अगर यहाँ पर प्रचार और उनका प्रभाव रहता है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी धर्मपाल जी? हमारे लिए तो मुश्किल नहीं थी। राव इंद्रजीत तो पहले भी वहाँ कांग्रेस के रहे हैं, वो बीजेपी में चले गए। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। हमारा तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे जब सरकार थी उस समय में जो विकास के काम हमने कराए, आज तो वहां ऐसी हालत हो रही है कि सड़कें आप जाके देखोगे, सड़कों में खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। और उस ना इन्होंने कोई एजुकेशन के ऊपर कोई दिया, ना वहां कोई स्वास्थ्य के ऊपर कोई विकास के काम कराए। और हमारे टाइम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हर गांव में जाके सरकार आपके द्वार लगा के और मौके पे ही जो किसी गांव में शिकायत होती थी, कोई विकास की कमी होती थी या पानी की कमी होती थी, डॉक्टरों की कमी होती थी, मास्टरों की कमी होती थी, वहां मौके पे उसका निदान कराने का काम किया। पहले क्योंकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच ही मुख्य मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी उभर के आई है मुख्य दल के रूप में, हरियाणा की खासतौर पर। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के जब भी कभी वहां से अगर कोई एमएलए बने हैं तो हमारे सहयोग से ही बने हैं या हरियाणा विकास पार्टी के समझौते के साथ। हाँ, कभी नहीं आए। वही तो अब उनका लेकिन जनाधार बढ़ रहा है हरियाणा में, क्या आप नहीं मानते? अब कहां जनाधार बढ़ रहा है उनका? अच्छा, टक्कर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की किसके साथ है, क्या मानते हैं? हाँ, पूरे हरियाणा में मान, पूरे हरियाणा में तो हमारी कहीं टक्कर नहीं, हम तो फुल मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं मान रहे मुकाबले? हम कहीं नहीं मान रहे। चलिए ठीक है, जोगेंद्र आपसे जानना चाहूंगा इस हल्के की तस्वीर। इस हल्के की तस्वीर फिर जैसे कि जगबीर जी कह रहे थे कि राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा प्रभाव इस हल्के में रहेगा और यहाँ पर कांग्रेस की और बीजेपी की मैं मान रहा हूँ कि टक्कर हो इस स्थिति में, और राव इंद्रजीत का प्रभाव यहाँ पर चलेगा। और उनका बड़ा अच्छा खासा प्रभाव पूरे हरियाणा में है। और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि राव इंद्रजीत जी का कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा। और वर्तमान विधायक अनीता यादव हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर जो टक्कर होगी वो संतोष यादव और अनीता यादव में ही मान के चल रहा हूँ। और जो हैं वो फैक्टर्स में मुझे ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि सीधी टक्कर में यहाँ पे यहाँ को त्रिकोणा और चौकोना मुकाबला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, एक और विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं जो कि भिवानी जिले की है, बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस, हवीपा और लोकदल ने 2 बार जीत दर्ज की है। 2009 में इनेलो के रघुवीर छिल्लर ने कांग्रेस के रणबीर महेंद्रा को हराया था। इस बार रणबीर महेंद्रा फिर से कांग्रेस का टिकट लेकर आए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं इनेलो ने अपने पुराने सिपाही रघुवीर छिल्लर पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने युवा नेता सुखविंदर को टिकट दिया है, जिनके दादा अतर सिंह कभी बंसीलाल के खासम खास हुआ करते थे और 1991 में विधायक भी बने थे। करीब 1,65,000 के करीब कुल मतदाता यहाँ पर हैं। इस सीट पर रणबीर महेंद्रा का राजनीतिक करियर भी दांव पर लगा है। जगबीर जी, क्या मानते हैं रणबीर महेंद्रा का राजनीतिक करियर जो है
इस चुनाव के बाद कोई मोड़ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है अरुण जी। हाँ। और रणवीर महिंद्रा के लिए मेरे ख्याल से ये चुनाव बड़ी संजीवनी रहेगा अगर वो जीत जाते हैं तो। नहीं तो उनका राजनीतिक जो कैरियर है वो मैं समाप्त समझूंगा यहाँ। और एक बार तो ये भी बात आई थी कि शायद वो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग करेंगे, हाँ। अनिरुद्ध चौधरी के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बारडा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा, बारडा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से सबसे समझदार लोग हैं हरियाणा में। हाँ। और वो हमेशा इस तरीके से वोट देते हैं, वो देख के हाव भाव को देख के, हालांकि चौधरी बंसीलाल का बड़ा प्रभाव है। हाँ। और रणवीर सिंह चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे हैं। हाँ। लेकिन राजनीतिक जीवन में कभी भी चौधरी बंसीलाल की और रणवीर महिंद्रा की आपस में अच्छी नहीं रही, उनके समीकरण अच्छे नहीं रहे, उनकी बोलचाल तक मेरे ख्याल से नहीं थी जो साल, अगर आपको याद हो तो। लेकिन क्योंकि अभी जो सीटिंग एमएलए हैं वहां इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। हाँ। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को वहां अपना टिकट दिया है, जिसको अपना उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया है, वो भी मेरे ख्याल से बंसीलाल परिवार से संबंध रखते हैं या किसी न किसी प्रत्यक्ष तौर पे और अप्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित करेंगे। तीनों की तीनों पार्टियां यहाँ कंटेस्ट में हैं। वोटर बहुत समझदार है। रणवीर महिंद्रा जी जान लगा देंगे, उनको हराने के लिए किरण चौधरी जी जान लगा देंगी इन फाइटिंग की वजह से। और भारतीय जनता पार्टी बाकायदा मुकाबले में आ जाएगी। और मेरे ख्याल से लोकदल भी कंटेस्ट में रहेगी, लोकदल भी सीट जीत सकती है। अच्छा, किरण चौधरी यहाँ पर आपको लगता है कि उनको हराने के लिए? रणवीर महिंद्रा के लिए, क्योंकि चुनाव जो है जीवन मरण का प्रश्न है, तो काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला मैं देखता हूँ। लेकिन जनता जो है वो बहुत समझदार है। चलिए, धर्मपाल जी आपको क्या लगता है? रघुवीर छिल्लर को एक बार फिर से आपने टिकट दिया, भरोसा जताया है। हाँ जी। तो एक बार फिर वहाँ चश्मा वहां से फिर फतेह करेगा। और रघुवीर छिल्लर जी कर्नल हैं, आर्मी के रिटायर्ड हैं। ये कर्नल है, फौजी भी हैं और बहुत बढ़िया सुलझे हुए आदमी हैं। इन्होंने जब हमारी सरकार थी उस समय से ये वहाँ एक्टिव भी रहे। और अजय सिंह के पार्लियामेंट का हल्का भी इनका ये बारडा उसी में पड़ता था। हाँ। उस समय से इन्होंने वहाँ काम, अजय सिंह जब पार्लियामेंट से जीत के गए थे और हमारी सरकार थी, उस समय से हमने विकास के काम बहुत कराए। अब कांग्रेस के इन्होंने टिकट रणवीर महिंद्रा जी को दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा फिर वही नारनौल और दादरी के बीच में, महेंद्रगढ़ के बीच में आप भी गए होंगे और सपड़ा साहब भी शायद कभी गए हों। हाँ। और मोर साहब भी गए होंगे, नरवाल साहब भी कभी गए होंगे। इतनी बुरी हालत थी सड़कों की। हमने तो वहाँ रैली की थी। हाँ। उस रैली में जब हम वापिस आए तो मैं वहां से आ गया, 3 घंटे मुझे लगे थे नारनौल से और दादरी तक पहुंचे। हाँ, वो स्टेट हाईवे नंबर 17 है। बिल्कुल उसकी हालत उस पे साइकिल वाला गाड़ी से आगे निकल जाता, ऐसी हालत थी। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आज है नहीं तो उनसे ये भी सवाल। बिल्कुल। और बारला में ही हाँ, श्रीमती किरण चौधरी जी जो मंत्री भी थी, उनके ऊपर वहां पथराव भी हुआ था बारला हल्के के अंदर ही। वो इसी वजह से था कि वहां विकास के काम इन्होंने, कांग्रेस की सरकार थी, विकास के काम इन्होंने कराए नहीं। और रणवीर महिंद्रा जी वहां से पिछला इलेक्शन की हार गए थे, इन्होंने भी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, HRDF के फंड से, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड से रणवीर महिंद्रा कुछ ना कुछ काम करवाते रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लोगों का भी कहना है कि किसी न किसी तरीके से वो एक्टिव रहे हैं, तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। नहीं, उसका इनका फायदा काम मिलेगा जी। क्योंकि विधायक आपके थे, काम वो करवा रहे थे। विधायक हमारे थे, लेकिन वो हमेशा सुख दुख में लोगों के साथ भी रहे। और वहां असेंबली के अंदर भी हम अपने विरोध हम जताते रहे। हमने तो आपने देखा होगा 5 साल के वक्त पीरियड में पता नहीं कितनी बार गवर्नर को हमने एजिटेशन आपने वो दिए हैं, विरोध पत्र इनको दिए हैं कि भाई हमारे विकास के काम नहीं होते, या और कोई बात, कोई भी तो मुद्दा अगर जन हित का तो कोई मुद्दा होता था, हमने वो बखूबी निभाया। राकेश, मैं पहले एक बार अटेली पे भी एक बार नहीं, थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि समय इजाजत संक्षेप में करूंगा। सिर्फ 30 सेकंड। 2009 में जब चुनाव लड़ी थी तो अनीता यादव से मात्र 1000 वोटों से आ रही थी। वो जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो वहां से जीतेंगी। और अब जहां तक बाजड़ा की बात है, बीजेपी ने यहाँ एक युवा चेहरा उतारा है और एक राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखते हैं। उनके दादा विधायक रहे। जी, वो राजनीतिक परिवार से और राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और युवा चेहरा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है उनसे कि इस बार जैसा कमल खिलने की बात हरियाणा में जनता, भारतीय जनता पार्टी को, जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को एक ऑप्शन के तौर पर देख रही है। तो इस बार कमल जरूर खिलेगा और जनता हरियाणा की बहुत समझदार है। पूरी की पूरी जो है, जैसे 242 सीटें देख लो वहां सेंटर में हमारी गवर्नमेंट बनाएगी, यहाँ भी बनाएगी। और मैं आपकी जानकारी में एक सिर्फ आंकड़ा डाल दूं, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें हरियाणा विधानसभा का, तो ये साफ हो जाता है कि जिस गवर्नमेंट
जो गवर्नमेंट सेंटर केंद्र में में रही है वो स्टेट वही में। स्टेट चलिए में जोगेंद्र, आपको क्या लगता है? एक तो यही बात जो केंद्र में रही है जो, और वही स्टेट में। दूसरा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की एक ओवरऑल तस्वीर, और तीसरी बात बाडड़ा के बारे में एक संक्षिप्त सी बात आपसे जी, जानना चाहिए। बारडा में पहले भी दोनों परिवारों का बड़ा राजनीतिक इनेलो का भी और चौधरी बंसीलाल का परंपरागत वोट है। रणबीर मेहंद्रा इसलिए आ रहे हैं कि वो भितरघात का शिकार रहे कहीं का। अब की बार वो भितरघात की शिकायत कम होगी क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से फंसी हुई है। एकजुट उन्हें रहना पड़ेगा, एकजुट उन्हें होना पड़ेगा। लेकिन बाडा के अंदर एक और बात जो है, एक तो धर्मवीर वहां से विधायक भी रहे हैं पहले और वर्तमान सांसद में, और वहां पर बीजेपी बड़ी उत्साह में है। यहाँ पे तिकोना मुकाबला होगा रणबीर महिंद्रा के अंदर और सुखविंदर सिंह के अंदर और रघुवीर छिल्लर के अंदर। ठीक, वर्तमान विधायक है और इनेलो का परंपरागत वोट बैंक रहा है अपना यहाँ पे। और जो सुखविंदर सिंह है, ये भी एक बड़े राजनीतिक परिवार घराने से आते हैं, अतर सिंह के परिवार से आते हैं। इनका अपना एक वर्चस्व, अपना वो है। और वहां पर धर्मवीर का बहुत ज्यादा, सांसद का बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभाव बाडा में है। तो पूरे इस लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, क्या आप तस्वीर देख रहे हैं? किस किस के बीच टक्कर रहेगी? इसके अंदर दो हलकों को छोड़कर बाकी में बीजेपी और इनेलो की ही टक्कर हमें वहां पर नजर आ रही है। चलिए ठीक है, ये एक विश्लेषण हमने किया। मेरे ख्याल से एक दोनों ही पार्टियों के बीच, इनेलो और बीजेपी, कांग्रेस कहीं इस बार नहीं दिखाई दे रही है टक्कर में। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो हमने बात की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की विभिन्न विधानसभाओं के बारे में, और एक ओवरऑल जो तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर है। लेकिन कुछ विधानसभाओं पर कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर चौंकाने वाली स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी को जितना कमतर आंका जा रहा है उतनी कमतर नहीं है, ऐसी लोगों के बीच से जो बात आ रही है उभर के, वो बता रही है। तो देखना होगा 15 तारीख को जब लोग वोट डालने जाते हैं तो किसे चुनते हैं, और 19 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।